गाइस गुड मॉर्निंग। अपनी सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 10th का जो अपना चैप्टर चल रहा है उसमें केंद्र सरकार के अंग और केंद्र सरकार के अंगों में हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा। आज जो केंद्र सरकार का तीसरा अंग है राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो देखिए, एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा जो अंग है वो अंग है न्यायपालिका। समझ गए ना? सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। समझ गए ना? हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ चुके हैं, संसद के बारे में पढ़ चुके हैं, संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। संसद का तीसरा पार्ट आएगा, वो आएगा, क्या आएगा? राष्ट्रपति। समझ में आ गया ना? तो केंद्रीय जो कार्यपालिका, उस केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति। केंद्रीय कार्यपालिका की बात हो रही है, समझ गए ना? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद वगैरह है वो आगे। मंत्री परिषद, समझ गए इतनी बात को? इसके अलावा एक आता महान्यायवादी, ठीक है। तो केंद्रीय जो कार्यपालिका होती है, उस केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, यानी इसे केक भी बोलते हैं, CA। समझ गए इतनी बात को? और इसके अंदर व्यवस्थापिका जो संसद है, और संसद में आ गया अपना एक तो आ गया लोकसभा और एक अपना आ गया राज्यसभा। समझ गए? इसको हमें पढ़ चुके हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा न्यायपालिका के अंदर, जो SC है, सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना? इस प्रकार से केंद्र सरकार के 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति है, समझ गए ना इतनी बात को? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा है, जबकि न्यायपालिका जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्चतम जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वो आएगा। समझ गए ना इतनी बात को? ठीक है। तो केंद्र की कार्यपालिका है, हम बात करेंगे पहले केंद्र की कार्यपालिका के बाद। देखिए विद्यार्थियों, हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, संसद के लोकसभा पार्ट को पढ़ लिया हमने और राज्यसभा को पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था संसद के सदन तो 2 हैं, लेकिन इसके पार्ट कितने हैं? 3 हैं। और राष्ट्रपति भी संसद का क्या है? एक अभिन्न पार्ट है, क्योंकि कानून निर्माण में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए उसको संसद का पार्ट बनाया गया है, न कि सदन। समझ गए? तो केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ेंगे और केंद्रीय कार्यपालिका में देखिए
ध्यान से देखना है। संघीय कार्यपालिका बोल सकते हैं या केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है संविधान के अंदर वो अनुच्छेद 52 से 62 तक है। कौन से तक है? अनुच्छेद 52 से 62 वह भाग 5। ठीक है, कौन सा भाग है? भाग 5। केंद्रीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक है। कौन से अनुच्छेद है? 52 से 62 तक। समझ गए? यानी एक केंद्रीय कार्यपालिका होगी जिसका प्रधान है या प्रमुख राष्ट्रपति होगा, उसकी शपथ वगैरह सभी 52 से 62 तक दे रखी हैं। भाग है संविधान का वो 5वां है। समझ गए? तो केंद्रीय कार्यपालिका वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से 62। अब सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंदर क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति। समझ गए ना इतनी बात को? अनुच्छेद 52 में इस बात का प्रावधान है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या? 52 में बता दिया भारत में एक राष्ट्रपति, और 53 में है कि अनुच्छेद 53 इस बात की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है कि भारत में जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा या कार्यपालिका का प्रधान होगा। यदि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित। समझ गए ना कि अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रपति होगा, जबकि 53 में इस बात का उल्लेख है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां यानी केंद्र में जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही होगा। आपको पता है कि संपूर्ण जो शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। समझ गए ना इस बात? कौन से अनुच्छेद में ये बात? अनुच्छेद 53 के अंदर है। और ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा? अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। क्लियर? कि सरकार तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होगा, संविधान के अनुसार देश का प्रथम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति ही है। ये बात अनुच्छेद 53 के अंदर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 54 क्रम से है 52, 53, 54। 52 में राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्तियां 53 में राष्ट्रपति में निहित होंगी। समझ गए? राष्ट्र का क्या होगा? प्रमुख होगा कार्यपालिका का। अनुच्छेद 54 किस बात के लिए? देखिए अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ध्यान से देखना अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का
निर्वाचक मंडल। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल के अंदर राज्यों की विधानसभाओं, लोकसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं और वही राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो ये बात अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा कि उसमें कौन कौन भागीदार होते हैं। देखिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन, तो इसके अंदर हम पहली बात देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में तो लोकसभा, वह राज्यसभा के, ध्यान में रखना, एक तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व संसद के अन्य सदस्य, इन निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं, एक तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या होता है, जो वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। मनोनीत नहीं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आपको पता, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो वो इसके निर्वाचक मंडल के में भागीदार नहीं होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। समझ गए ना। दूसरी बात देखते हैं, इसके निर्वाचक मंडल में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, समझ गए ना। विधानसभा जैसे अपने 28 राज्य हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के जो विधायक हैं, वहाँ की जो विधानसभा, उस विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में वो अपना मत का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी वो थी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, 70वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ये रखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल 10th क्लास के अंदर कि 70वें संविधान जो संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने या शामिल किया गया। समझ गए ना इतनी बात को। 70वां संविधान संशोधन ध्यान में रखना। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए दिल्ली व पुडुचेरी को भी अनुमति प्रदान की गई। इतनी बात समझ में आई?
तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सांसद भाग लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्रत्येक राज्य के अंदर, जैसे अपने राज्य में 200 इस प्रकार से 70वें संविधान संशोधन 92 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इतनी बात समझ में आई। आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 55। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 55। देखिए, पढ़ते रहना क्योंकि सोशल साइंस का जो पेपर है वो अभी बचा हुआ 10th क्लास का, तो आप जब तक पेपर नहीं होता आपका तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपना रिविजन करें। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में देखिए क्या बात है। तो राष्ट्रपति का चुनाव समान आनुपातिक, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा समान आनुपातिक। ये बात ध्यान में रखनी है। इन क्लास में जो स्टूडेंट है उनको पता भी है किस प्रकार से मैंने याद करवाया है 10th क्लास वाले स्टूडेंटों को। पीछे का बैच देख लो, चाहे ये बैच देख लो, 2 साल पहले का बैच देख लो, तो जो यहाँ पढ़े वो नहीं भूलेंगे इस बात को। समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय यानी समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मत पद्धति के द्वारा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो समान आनुपातिक जो एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। समझ में आई इतनी बात है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ नोट डालने वाली बात है। नोट मतलब विशेष बात है। क्या बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता के आधार पर किया जाता है। यानी कुल जो मत होते हैं, अब वरीयता क्या होती है देखिए, जीतने वाले राष्ट्रपति को सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ, यानी जीतने वाले व्यक्ति को सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ जो कुल मत पड़े हैं, न्यूनतम वेद मत भी प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ न्यूनतम वैध मत भी प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आधे से एक, आधे से एक अधिक।
अधिक। समझ गए ना इतनी बात को कि आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। कि राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता के आधार पे होगा। भाई वरीयता के आधार पे ये है, ये नहीं कि भाई जिसने ज्यादा मत प्राप्त किया वो जीत गया, नहीं। यहाँ पे वरीयता क्रम होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया के बारे में आएगा तब आपको बताऊंगा, तब समझा दिया जाएगा आपको कि यहाँ पे कुल जो मत पड़े हैं उन मतों का आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी क्या होगा, वो जीतेगा, अन्यथा नहीं। न्यूनतम वेद मत भी प्राप्त करना अनिवार्य। न्यूनतम जो 1/6 का आंकड़ा दे रखा है ना, वो वेद मत प्राप्त करना भी अनिवार्य है। तो ये बात दे रखी है अनुच्छेद 55 में। अब देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्रम से पढ़ रहे हैं, इसको नोट डाउन करते चलना है साथ साथ में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित देखिए। पहली बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मतों की गणना नहीं की जाती। राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मतों की गणना नहीं की जाती। दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, ये नहीं कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य समान होगा, नहीं, मत का मूल्य है वो अलग अलग होगा, बता दिया जाएगा आपको। विधायक का मत मूल्य जनसंख्या का आधार क्या माना गया है? विधायक का मत मूल्य 1971 की जो जनसंख्या है, जनगणना है, 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया। किस प्रकार से देखो, 1971 की जनसंख्या बट्टे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के यदि विधायक का मत मूल्य 1971 की जनसंख्या बट्टे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और उसमें आधार का भाग दे देना है, 1/, समझ गए?
तो आपके पास विधायक का मत मूल्य निकल करके आ जाएगा। समझ गए ना इतनी बात को कि विधायक का मत मूल्य 1971 की जनसंख्या ना 1/1000 विधायक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतनी बात समझ में आई। इस प्रकार से राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य, तो राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य कितना होगा 129। यानी जब आप 1971 की जनसंख्या को लेकर के और विधानसभा के सदस्यों का उसमें भाग देंगे तो इतना निकल के आएगा 129। यूपी का सर्वाधिक है, तो यूपी में एक विधायक का मत मूल्य वो 208 है। कितना है 208। और सबसे कम है वो किसका है न्यूनतम, वो है सिक्किम का 0.7। समझ गए इतनी बात। तो विधायकों का जो मत मूल्य है वो 1971 की जनसंख्या उसको आधार माना गया है और उसी जनसंख्या के आधार पे क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है।